नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूबरू के सम्माननीय पटल पे, जिसे हमारे इरशाद राही जी और अजहर जी बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी इसमें काम हो रहा है। बहुत ही उम्दा संकलन, संचालन, काफ़ी कुछ काम हो रहा है हिंदी और उर्दू दोनों के लिए। एक बहुत ही अच्छा पटल है जो हम लोगों को मिला हुआ है, साहित्य प्रेमी सभी लोगों के लिए। आज एक नई विधा को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं जो अभी तक रूबरू के मंच पर नहीं थी और कहीं और के बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने ये अभी रूबरू के मंच पे पहली बार लाइव कहानी और लघु कथा का सेशन शुरू किया है, एक शाम कहानी के नाम, जिसमें आज से हर बुधवार शाम 8 बजे हम लोग लघु कथाकारों और कहानीकारों को इस मंच पर आमंत्रित करेंगे एक नई कहानी और एक नई लघु कथा के साथ। तो उम्मीद है सबको ये नया सेशन ज़रूर पसंद आएगा। आज की जो हमारी कहानीकार हैं, लघु कथाकार हैं, सम्मानीय कांता राय जी। कांता दीदी लघु कथा और कहानी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना, सुना हुआ और सम्माननीय नाम है। रूबरू के पटल पर उन्हें लाना हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। लघु कथा और कहानी के क्षेत्र में वो बहुत काम कर रही हैं, नए नए संकलन निकालना, नए नए लोगों को आगे बढ़ाना, और बहुत सारी भोपाल शोध केंद्र की संचालिका हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संपादक हैं, बहुत सारे एकल लघु कथा संकलन और बहुत सारे साझा संकलन वो निकाल चुकी हैं। और बिल्कुल एक जैसे योगी होता है उस तरीके से हम लोग उन्हें देखते हैं, कर्म योगी, कि वो इसी में लगी हुई हैं, अपना पूरा जीवन लगा रखा है पूर्णतः समर्पित इस लघु कथा और कहानी के क्षेत्र में। तो ऐसे कर्म योगी को आज हम लेके आए हैं अपने पटल पे। आज उनसे रूबरू करेंगे कांता रॉय जी से, जो भोपाल से हैं। आज आप उनसे उनकी एक कहानी सुनिए। बहुत सुंदर कहानी और लघु कथा लिखती हैं। आज एक शाम कहानी के नाम में कांता रॉय दी के नाम करते हैं। तो आइए, स्वागत है कांता दी रूबरू के पटल पे। अब मैं यहाँ से विदा लेती हूँ और कांता दी आप आके जरा मंच संभालें और हमें अपनी सुंदर सी कहानी सुना दें। धन्यवाद। कहानी का नाम है मोह के धागे। घर से बहुत दूर निकल आई थी। जाने क्या उद्वेग था कि एकदम से छोड़ आई पल भर में। पिछले कई सालों से मन बड़ा उद्विग्न रहता था। अब तक जतन करके संभाल रखा था, लेकिन बाढ़ का पानी सुनता है क्या भला किसी घाट या तटबंध को। सो वेग ना संभल सकी, टूट गई। घर से 4 कदम दूर ही निकली थी कि ऑटो खड़ा मिल गया। इस इलाके में ऑटो का मिलना भी एक बड़ी बात होती है। बेचैन मन को बड़ी राहत हुई। ऐसा लगा जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा था। स्टेशन चलोगे? बैठिए। कितना लोगे? 160 रुपये। क्या? ये तो बहुत होते हैं, मीटर से नहीं चलोगे? गृहिणी न जाने कब हावी हो चुकी थी। मध्यम वर्गीय परिवार और गृहस्थी के 25 साल तोल मोल करना खून में समा चुका था। याद आया कि पति अक्सर ही बहुत चिढ़ जाते हैं मेरी इस आदत से, लेकिन मैं भी क्या करूं, आदतन मजबूर थी। हंसी तैर आई चेहरे पर। रहने दो बहन जी, मैं नहीं चाह रहा कोई दूसरा ऑटो देख ले। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, चलो। मैं तो ट्राई कर रही थी कि कहीं तुम सच में कुछ कम कर दो। मैं मुस्कुरा उठी। आप भी ना मैम। सुनकर वह भी मुस्कुरा उठा। पल भर में लगा यह मुझे पहचानता है, लेकिन मेरे जैसे कितने आते होंगे इस ऑटो में, चढ़ते बैठते उतरते होंगे, उसका क्या है। लेकिन सब तो मेरे जैसे नहीं आते होंगे। सोचती हुई पल भर को भूल बैठी कि मैं घर छोड़कर जा रही थी हमेशा के लिए। कोई नहीं था घर में। ताला लगाकर पड़ोस में चाबी देकर आई थी।
पूछा था पड़ोसन ने। कहीं बाहर जा रही हैं आप? हाँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ। ये शाम को आएंगे तो आप चाबी दे दीजिएगा। नज़रें चुराते हुए कहकर जल्दी से पलट गई। डर था कि कहीं वो भी अपने स्त्रियोचित आचरण से मजबूर होकर कहीं कुछ अधिक ना पूछ बैठे। आजकल जाने क्यों आंखें चुराना सीख रही थी। मैडम, आप यहीं की हैं या बाहर गांव से आई हैं? ऑटो वाले की सवाल पर तंद्रा टूटी। यहीं की हूँ, मेरा घर है यहाँ। मैं बेचैन हो उठी। इसको क्या ज़रूरत जानने की कि मैं कहाँ की हूँ? हूँ, अभी बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। क्यों नहीं बता पाई इसे कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से? क्या मुझे नहीं जाना था? क्या मेरा मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं? ऑटो सरपट दौड़ रही थी सड़क पर स्टेशन की ओर। जाने क्यों ये ओवरब्रिज, ये सब्जी मार्केट सब मुझे छूटता हुआ नजर आ रहा था। क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं इन सबको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ओह, ये आंसू किस लिए? पर्स से रुमाल निकालते वक्त मेरी नज़र सामने लगी शीशे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी। ऑटो वाला बार बार मुझे घूरे जा रहा था। क्यों इस तरह देख रहा है मुझे? मैंने जल्दी से रुमाल निकाल अपने आंसुओं को पोंछ मनोभाव को संयत कर मुस्कुराकर सहज दिखने की नाकाम कोशिश की। अचानक वो संजीदा हो उठा। अब नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें मानो मेरे दुखों को ताड़ गई थी। मैं अब ऑटो में बैठी बैठी बेचैन हो उठी। स्वयं को इस तरह से उभारना मुझे कतई पसंद नहीं। मेरे मन को तो पिछले 25 सालों में पति नहीं जान पाए थे, फिर तो ये एक अनजान ऑटो वाला ठहरा। इसकी हैसियत कहाँ इतनी कि मुझे जान ले। मेरी नज़र फिर उससे टकराई। अब वह भी सामने लगे आईने में मुझे चोरी चोरी देखने की कोशिश कर रहा था। शायद इसके देखने को मेरा नागवार लगना वो समझ चुका था। मेरी नज़र बाहर छूटते शहर पर पड़ी। पंक्तिबद्ध फूलों की दुकान पर नज़र पड़ते ही भरोसा हुआ कि अब स्टेशन आने ही वाला है। घर पर रात का खाना भी बनाकर आई थी। बेटा कॉलेज से आकर शायद मुझे नहीं ढूंढेगा। वह तो खाना खाकर तुरंत कोचिंग क्लास के लिए निकल जाएगा। शाम को पति आएंगे और फ्रेश होकर वॉक पर निकल जाएंगे। जाने कब इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है नहीं भी पड़े। लेकिन मैं तो अब जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर, तो फिर क्यों सोच रही हूँ उनके लिए जिनको मेरी ज़रूरत ही नहीं। क्या मेरे ना रहने से, मेरी कमी से जो उनको दुख होगा, वह यह एहसास सुखदाई होगा मेरे लिए? क्या उनका दुखी होना मुझे सुख देगा? नहीं, ये मुझे सुख नहीं देगा। तब तो मेरी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। ऐसे में तो मेरा जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अचानक धचके के साथ ऑटो रुक गई। स्टेशन आ चुका था। जितनी दृढ़ता से मैं इस ऑटो पर बैठी थी, उसके विपरीत बहुत ही कमज़ोर मनोबल के साथ अब उतर रही थी। मन भरा हुआ था। मैंने अपना पर्स संभाला। उसने लगेज निकालकर सामने रख दिया। पर्स में से रुपए गिनकर 160 रुपए उसकी ओर बढ़ाए। नहीं मैम, 100 रुपये ही दीजिए आप। क्यों, तुम तो 160 कह रहे थे। नहीं, आप सिर्फ 100 रुपये ही दीजिए। उसके इस अपनेपन से मेरा मन भीग गया। वह भी मन से भीगा हुआ लगा मुझे। मैंने 100 का नोट बढ़ाकर जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखी तो वो मेरी ही ओर एकटक देखे जा रहा था, मानो मेरे चेहरे की समस्त रेखाओं को पढ़ रहा था।
उसके इस तरह देखने से मैं अकचका गई। क्या देख रहे हो तुम? मैंने पूछा। मैम, ये मेरा नंबर है, आप रख लो। कभी ज़रूरत पड़े तो इस भाई को याद कर लेना। कहते हुए उसने अपना कार्ड निकाल कर मुझे दिया तो मैं भौचक्की रह गई। ऑटो वाले के पास भी उसका अपना विजिटिंग कार्ड। कार्ड को पढ़ते हुए चौंक उठी। अरे, ये तो पेशेवर वकील है। तुम तो वकील हो, फिर यह ऑटो? अरे मैम, जब वकालत नहीं चलती है तब यही अपना रोजगार होता है। सच कहूँ तो अब मैं उससे बेहद प्रभावित थी। एक करमवीर ऑटो वाला वकील के रूप में मुझे बहन कहकर संबोधित कर रहा था। मैम, कोई भी मदद लगे तो निसंकोच बताइएगा प्लीज़। मदद की दरकार मुझे तो थी, लेकिन स्वाभिमान गवारा नहीं करता है, इसीलिए चुप रह गई। हाँ ज़रूर, मैं फ़ोन करूँगी तुमको। हामी भर लगेज संभाल कर आगे बढ़ गई। सामने काउंटर देख सोचने लगी, किस गाड़ी की टिकट लूँ, कहाँ जाऊँ? ढेरों सवाल मुँह बाए खड़े थे। एक बारगी पैर थरथरा उठे। कुछ देर के लिए सामने बेंच पर बैठ गई। पति के साथ हुए उस झगड़े का असर अब भी हावी था। गुस्से में ही सही, मेरा नाम उस शर्मा के साथ जोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। यह एक बार तो नहीं था, उन्होंने पहले भी कई बार अलग अलग लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा था, और कभी मजाक में तो कभी गुस्से में वो नाम जोड़ के ताना देते। मुझे वो गाली के समान लगता था, और जब झगड़ा ख़त्म होता तो बाद में फिर वो मनाते और हमेशा कहते कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था मैंने, तुमने गलत अर्थ लगा लिया। और हमेशा अपनी सफाई देकर और इसी तरह कन्नी काट लेते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं होता। इस बार जो हो सो हो। अब नहीं, अब अकेले रह लूँगी, कोई काम ढूंढ लूँगी। कुछ नहीं तो खाना बनाने का काम ही सही, लेकिन अपने सम्मान को रौंदने का अधिकार पति को भी नहीं दे सकती। झगड़े के वक्त की कसैली बातें दिल में कांटे सी चुभन दे जाते हैं। वे भले ही भूल जाते हों, लेकिन मुझे याद रहती है और दिनों दिन सालती रहती है। उम्र के इस पड़ाव में कल को बहू आएगी, दामाद होंगे, और ये सबके सामने इस तरह की बेइज्जती मैं नहीं सह सकती। लेकिन अब कहाँ जाऊँ, कैसे अकेले रहूँ? किस शहर में जाना होगा मुझे? कौन से ट्रेन पे चढ़ूँगी? कौन मिलेगा वहाँ मुझे? अचानक सामने कथरी ओढ़कर कोने में लेटी हुई उस औरत पर नज़र पड़ी। उसके पास ही एक मैली कुचैली सी गठरी रखी है। शायद यही उसकी पूरी गृहस्थी होगी। स्टील की एक डोलची उसके भिखमंगी होने को इशारा कर रही थी। उसे देखकर कुछ याद आ गया। पिछले दिनों पेपर में खबर पढ़ी थी कि एक औरत अर्धविक्षिप्त सी स्टेशन एरिया में घूमती रहती है। रिक्शे वाले से लेकर ट्रक वाले तक जो चाहे उसे उठाकर ले जाते हैं और कहां कहां से घुमाकर फिर यहीं छोड़ जाते हैं। कहीं ये वही तो नहीं? मन सिहर उठा अचानक। यह औरत जाने कैसे बेघर हुई होगी, निकाल दी गई होगी पति या पिता के घर से, या स्वयं ही घर छोड़कर आ गई होगी। मेरी तरह हठात मन कांप उठा।
हथेलियां पसीने से गीली हो उठी। एकदम से गला सूख आया। बहुत तेज प्यास लगी और झटके से स्टेशन से बाहर आ गई। बाहर ऑटो वाला वहीं खड़ा था जहां उसने मुझे छोड़ा था। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? जी, सवारी का इंतजार कर रहा था। चलो, तुम्हारी सवारी आ गई। वापस घर जाना है। अब आज कहीं नहीं जाती। उसने मेरा सामान रख मुस्कुराते हुए ऑटो स्टार्ट किया। एक बात बताऊं आपको? क्या? मैं जानता था कि आप वापस आओगी, इसीलिए आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं मुस्कुरा उठी। जी, सही कह रहे हो तुम। घर छोड़ना जिंदगी छोड़ने जैसा ही होता है। आज यह महसूस किया मैंने। घर लौटकर आई तो देखा ताला पूर्ववत लटका हुआ था। मन को राहत हुई। पड़ोसी से चाबी लेकर अंदर सामान रख ऑटो वाले को 100 रुपए देते हुए कहा, तुम परसों आना यहाँ। तुम परसों आना यहाँ मेरे घर। फिर कहीं जाना है क्या? कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना है तो क्यों बुला रही हैं? अरे, तुम्हें पता नहीं परसों रक्षाबंधन है ना, और तुम मेरे भाई हो इसीलिए।